जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में जो पिछला वीडियो आप लोग का आया था, उस पीछे वाले वीडियो में हम लोग था भारत के कुछ प्रमुख राजवंशों के बारे में। यानी कि अगर हम लोग सबसे पहले बात की जाए तो सबसे पहले आया था हर्यक वंश, और फिर आया था शिशुनाग वंश, और फिर आया था नंद वंश। नंद वंश के बाद भारत में एक ऐसा वंश आया जिसका प्रभाव भारत में वर्तमान समय तक दिखता है, जिसका नाम था दोस्तों मौर्य वंश। और इसी मौर्य वंश के बारे में आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। तो चलिए, तैयार हैं आप? तो नंद वंश, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि नंद वंश का समाप्ति कैसे हुआ। तो आप सब लोग को बता दिया जाए कि नंद वंश जो था बच्चा, उसका जो आखिरी शासक था उसका नाम था घनानंद। और कहा जाता है कि जो घनानंद था वो बहुत ही ऐशो आराम में लीन रहता था और बहुत विशेष प्रकार का राजा नहीं था, यानी इसकी बहुत छाप नहीं थी इसके शासन में। अब हुआ ये कि इन्हीं के राज दरबार में एक व्यक्ति जिनका नाम था चाणक्य, जो कि एक प्रशिक्षक या मतलब कह लीजिए शिक्षक भी माने जाते थे, है ना, माने क्या जाते थे। ये नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षक भी थे। चाणक्य का ही नाम विष्णुगुप्त भी और चाणक्य का ही नाम कौटिल्य भी है। तो तीन नाम इनके इतिहास में माने जाते हैं। कहा जाता है कि जब सिकंदर भारत की ओर बढ़ रहा था और पश्चिमोत्तर वाले प्रांत पर वो अटैक करने के लिए लगभग रेडी था, तो उस समय चाणक्य ने आकर घनानंद को इस बात की जानकारी दी, सूचना दी और कहा कि चलिए आप थोड़ा जागिए, आप राजा हैं और इतना ज्यादा जो विलासतापूर्ण जीवन आप जी रहे हैं, ये एक राजा को शोभा नहीं देता, और आप तैयारी कीजिए युद्ध की। तो घनानंद को इस बात का बड़ा बुरा लगा था कि एक सामान्य सा जो शिक्षक है या मेरे दरबार में रहने वाला एक छोटा सा व्यक्ति कैसे मुझे इस बात का आदेश दे सकता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनको बाहर भगा दिया, थोड़ा अपमानित किया और बाहर भगा दिया। अब जब चाणक्य को बाहर भगा दिया गया तो चाणक्य अपने अपमान का बदला लेने के लिए इन्होंने एक प्रण ले लिया कि भैया हम एक दिन इस नंद वंश को समाप्त करेंगे, यानी कि इस घनानंद की हत्या कराएंगे और एक नए राजा का भारत में, एक नए सम्राट का भारत में प्रादुर्भाव होगा। और वो क्या करेगा, वो इस भारत को एक नया भारत, एक विकसित भारत लेकर। तो आप सब लोग देखिए, ऐसा हुआ भी। जो प्रण लिया चाणक्य ने उसको उन्होंने पूरा भी किया और एक बहुत बड़ा वंश, या कह लीजिए एक जिसकी गरिमा इतिहास में अत्यंत शोभनीय है, वो है मौर्य वंश, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने जिसका क्या किया था, प्रतिपादन किया था। तो आइए, नंद वंश का जो आखिरी शासक था दोस्तों वो था घनानंद। घनानंद की हत्या करते हैं कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इनकी हत्या करते हैं और नंद वंश का समाप्त करते हैं। और नंद वंश को समाप्त करके किस वंश की स्थापना करते हैं? मौर्य वंश। तो दोस्तों, मौर्य वंश की जो शुरुआत हुई थी वो 321 बीसी में, यानी ईसा पूर्व 321 से लगभग 185 ईसा पूर्व तक ये चला था। कहा जाता है नंद वंश, ये जो है हम लोग का, मौर्य वंश, इस मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो बृहदत्त। तो फिलहाल उसके बारे में तो अभी नहीं पढ़ रहे, अभी हम लोग इसको देखेंगे, पहले चंद्रगुप्त मौर्य को देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको पिछली वाली जो बातें वो समझ में आएंगी, कमेंट करके आप लोग बताते रहिएगा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल था दोस्तों वो 321 बीसी से 298 बीसी तक था, यानी कि 321 बीसी टू 298 बीसी। अब ये बीसी फॉर बिफोर क्राइस्ट अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं ईसा पूर्व। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। देखो बाबू, जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने कुल 21 यहाँ पे और 23 साल इसने शासन किया था। ये यहाँ पर उनका शासन है, ये ऊपर वाला जो पूरे मौर्य वंश का शासन काल लगता है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया। आइए देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ बेसिक चीजें। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के द्वारा शिक्षण प्राप्त किया था और राज्य कार्य का जो आदेश था ये भी चाणक्य ने इनको दिया था कि आप नंद वंश के राजा जो ये है घनानंद, इनकी हत्या कीजिए और एक नए वंश की शुरुआत कीजिए भारत में, क्योंकि भारत को ऐसे राजा की जरूरत नहीं। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ कि बौद्ध और जैन ग्रंथ में जो स्रोत है मौर्य वंश को जानने के, वहां इनको क्षत्रिय कहा गया है, परंतु हमारे जो पुराण है उसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया गया है, ठीक है। तो दो अलग अलग स्रोत हैं इनके वंश को जानने के लिए। उसके बाद देखेंगे यूनानी इतिहासकार जो है, यूनान के जस्टिस स्ट्रेपो, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? सेंड्रोकोट्स। बच्चा देखो, दो नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आप लोग के वनडे एग्जाम में, पेपर में बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स। यानी कि यूनान के लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को दो नाम दिया था, सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स। यहाँ पर देखिए सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स। कौन से वो इतिहासकार थे? तो जैसे जस्टिस स्ट्रेपो ने इनको सेंड्रोकोट्स कहा था, जबकि दो लोग एप्पियन और प्लूटार्क जैसे इतिहासकार ने इनको एंड्रोकोट्स कहा था। तो इसको जरूर आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो सिंपल है, याद रखिए ध्यान से, सेंड्रोकोट्स एंड एंड्रोकोट्स। बहुत दिन तक तो ये बात पता भी नहीं चल पाई थी कि सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स किसको कहा जाता है, लेकिन फिर एक व्यक्ति आते हैं, उनका नाम होता है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स, इस व्यक्ति ने यह बताया
कि ये यूनानी इतिहासकार जो है जैसे स्ट्रेपो या फिर प्लूटार्क जैसे या एप्पियन जैसे इतिहासकार किसको एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स कह रहे हैं, यानी इनको श्रेय जाता है सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स नाम को रिवील करने का कि एक्चुअली में ये नाम किसका है, चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, क्योंकि देखो यूनान के ही शासक थे सेल्यूकस निकेटर या फिर कह लो कि सिकंदर, तो इन लोगों ने भी उस समय के इतिहासकारों ने भी लिखा हुआ है, जैसा आपने सुना होगा मेगास्थनीज एक इतिहासकार था जिसने भारत के बारे में एक पुस्तक लिखी ना इंडिका, आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, देखो आगे यहाँ पर कि सेल्यूकस निकेटर से इसका युद्ध होता है। देखो सिकंदर जब भारत के बहुत सारे प्रांतों को जीत लेता है तो पश्चिमोत्तर वाले प्रांत पर आते आते फिर वो वापस चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर राजा बना देता है किसको, तक्षशिला वाले एरिया जिसको आज हम लोग जानते हैं ये अफगानिस्तान, इस अफगानिस्तान वाले इलाके में बना देता है सेल्यूकस निकेटर को वहां का राजा। अब सेल्यूकस निकेटर का युद्ध होता है 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, याद रखिएगा सेल्यूकस निकेटर का युद्ध होता है 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, और इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर हार जाते हैं। ठीक है, और हारने के बाद वो क्या करते हैं, 500 हाथी और मेगस्थनीज जो कि एक उनके दरबारी में रहते थे सेल्यूकस के दरबार में, मेगस्थनीज को भारत सौंपते हैं, 500 हाथी भी वो देते हैं, और उसके साथ साथ उनकी एक बेटी होती है हेलेना, इनका एक पूरा नाम है दोस्तों हेलेना कार्नेलिया, कहीं कहीं कार्नेलिया लिखा रहता था, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इनका पूरा नाम था हेलेना कार्नेलिया। तो इनसे विवाह भी कर दिया जाता है, यानी वैवाहिक संबंध भी चंद्रगुप्त मौर्य बना लेते हैं, किससे, सेल्यूकस निकेटर से, और फिर उसके बाद कुछ प्रांत भी देते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को भी कुछ प्रांत देते हैं शासन करने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कब हुआ था, 305 बीसी में हुआ था। क्या क्या दान में मिल गया, तो सबसे बड़ा तो मिल गया, देखो ये मेगस्थनीज आ गया, और मेगस्थनीज ने मौर्य वंश को लिखा इंडिका में। कहा जाता है वर्तमान में इंडिका का जो स्रोत है, मतलब जो इंडिका मिला हुआ है वो इंडिका नहीं है जो मेगस्थनीज ने लिखा था, उसको बाद में तोड़ मरोड़ के किसी और ने वो नष्ट हो गया है, लेकिन इंडिका पुस्तक तो है, तो भाई लिखा था मेगस्थनीज ने। अच्छा, तो हेलेना कार्नेलिया यानी उनकी बेटी, और ये सभी चीजें उनको युद्ध के बाद देनी पड़ी थी, और एक प्रकार से कह लीजिए कि ये विवाह संबंध स्थापित किया गया था किसके द्वारा, सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य से। आइए थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चा कि इतिहासकार जस्टिन और प्लूटार्क, ये दो इतिहासकार हैं, इन लोगों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख की लगभग सेना थी। ठीक है, 6 लाख की सेना इनके पास थी, और कहा जाता है कि अंत में 298 बीसी में, यहाँ पर देखिए आप लोग देखिए यहाँ लिखा है ना, तो 298 बीसी में श्रवणबेलगोला एक जगह है, वहां पर किस विधि के द्वारा, संलेखन विधि या फिर उसको संथरा विधि भी कहते हैं, याद रखिए संलेखन विधि या संथरा विधि के द्वारा इन्होंने प्राण त्याग दिए थे। क्यों, क्योंकि संलेखन विधि जो है वो जैन धर्म का एक विधि है। तो इससे ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मृत्यु के समय क्या कर लिया था, जैन धर्म अपना लिया था। आप लोग सही सुने, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, लेकिन अशोक इनका क्या पोता है, अभी हम लोग दादा की बात कर रहे हैं ना, तो अभी हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हैं। तो भैया चंद्रगुप्त मौर्य जी जो थे उन्होंने अंतिम समय में अपने जैन धर्म अपना लिया था, और संलेखन या संथरा विधि के द्वारा श्रवणबेलगोला में मृत्यु इनको प्राप्त हुई थी। कहा जाता है कि ये वो विधि है जिसके द्वारा अंत में समय में व्यक्ति उपवास रख लेता है और पूरे तरीके से खाना पीना छोड़ देता है, और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। जैन धर्म में ऐसा है वर्णन। तो ये हो गया बच्चे चंद्रगुप्त मौर्य का। आइए थोड़ा सा यहाँ देखते हैं कि मौर्य वंश को जानने के कुछ स्रोत हैं, उन स्रोतों को तो पढ़ लिया जाए कि कहाँ से मौर्य वंश के, तो 2 प्रकार में बटे हुए, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। तो आइए देखते हैं पुरातात्विक स्रोत में जैसे भवन हो गया, स्तूप हो गया, अभिलेख हो गया, है ना, अभिलेख जो गुदवाए जाते थे, टंकण किया जाता था, गुफाएं ऐसी बहुत सारी मिली जहाँ पे इनके जो इतिहास से संबंधित, या अशोक के अभिलेख, सबसे देखो इंपॉर्टेंट तो यही है, अशोक का अभिलेख, उसको जब पढ़ा गया पहली बार, जेम्स प्रिंसेप नाम के व्यक्ति ने पढ़ा गया उसको, तो जेम्स प्रिंसेप नाम के व्यक्ति ने जब इसको पढ़ा अशोक के अभिलेखों को, तो पता चला कि वो कैसा राजा था, उनकी राजनीतिक स्थिति उस समय क्या थी, सामाजिक स्थिति उस समय की क्या थी, मौर्य वंश की। ठीक है, तो वहां की गुफाओं के द्वारा, जो गुफाएं अभी प्राप्त हुई हैं, अभिलेखों के द्वारा, जो भवन उस समय के टूटे फूटे प्राप्त हुए, महल इत्यादि, या फिर स्तूप, है ना, बौद्ध धर्म के समय बहुत सारे स्तूप भी प्राप्त हुए हैं। तो ये सभी चीजों से ये पुरातात्विक स्रोत है मौर्य वंश को जानने का। कुछ साहित्यिक स्रोत भी है, जैसे कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं, जैसे मुद्रा राक्षस लिखा गया है, ठीक है, जैसे इंडिका लिखा गया है। जैन और बौद्ध ग्रंथ भी बहुत सारे हैं जिनमें मौर्य वंश का वर्णन है। और अर्थशास्त्र, सबको पता है अर्थशास्त्र वो पुस्तक है जिसको लिखा है कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने, और कौटिल्य ने इसमें
राजनीति से संबंधित बातें लिखी है। नाम इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन राजनीति से संबंधित बातें इन्होंने इसमें लिखी हुई है कौटिल्य ने, ठीक है। तो इसकी याद। अच्छा, मुद्रा राक्षस को कौन लिखा है? तो विशाख दत्त ने लिखा है। किसने लिखा है? अच्छा, विशाख दत्त। बात की जाए इंडिका को किसने लिखा? मेगास्थनीज ने लिखा। ये तो आप लोग याद होगा, है ना। और अर्थशास्त्र के कौटिल्य और जैन और बौद्ध ग्रंथों से भी मौर्य वंश को जानने का बात मिलता है। आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब चलते थोड़ा बिंदुसार के ऊपर, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था उनका नाम था भैया बिंदुसार। तो बिंदुसार ने शासन कब से कब तक किया? जाहिर सी बात है, पिता जब मरेंगे तभी बेटा को मिलेगा। तो 298 में ये मरे, तो 298 बीसी से 273 बीसी तक, यानी बिफोर क्राइस्ट तक इन्होंने शासन किया। आइए बिंदुसार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। देखो, बिंदुसार का एक और नाम है, हालांकि दो नाम है। जैसे एक नाम इनका अमित्रघात है अलग से, लेकिन जैन ग्रंथों में इनको सिंहसेन भी कहा जाता है। देखो, जैन ग्रंथों में अमित्रघात नहीं कहा जाता है, जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा जाता है। और जो पुराण इत्यादि मिले उसमें इनको अमित्रघात कहते हैं। अमित्रघात मतलब शत्रुओं का विनाशक, अमित्रघात, ठीक है। अमित्र को घात करने वाला, यानी अमित्र कौन है? जो शत्रु है, तो शत्रु को घात करने वाला या समाप्त करने वाला। तो बच्चा याद रखना, जैन ग्रंथ में इनको सिंहसेन कहा गया, ऐसे इनको अमित्रघात भी नाम दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे देखते हैं। तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ था तो दो बेटों को अशोक चंद्रगुप्त मौर्य ने भेजा था, अपने दोनों बच्चों को। तो एक थे सुसीम और एक थे अशोक। तो बिंदुसार ने अपने दो बच्चों को, सुसीम को और अशोक को, कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था। ध्यान रखिएगा, माफ कीजिएगा, हमने शायद उनके नाम के आगे बोल दिया, परंतु बिंदुसार के दोनों पुत्र थे, है ना। बिंदुसार के दो पुत्र कौन कौन? सुसीम और अशोक। कहा जाता है कि 100 पुत्र लगभग थे अलग अलग पत्नियों से बिंदुसार। अशोक ने सबकी हत्या कर दी थी, ऐसा भी इतिहास में शोध मिलता है, ठीक है। तो आइए एक बार इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का कौन है? बिंदुसार। और बिंदुसार के लड़के में दो प्रमुख लड़के जैसे सुसीम और अशोक। फिलहाल बिंदुसार के लड़कों की बात यहाँ पर लिखी हुई है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कहा यह जाता है, देखो वन डे एग्जाम में बहुत सारी चीजें आती हैं कि मिस्र के राजा थे जिनका नाम था टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। इसको याद रखिएगा नाम। मिस्र के जो राजा थे उनका नाम था टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। तो कहीं कहीं फिलाडेल्फस के नाम से प्रश्न आ जाता है, कहीं कहीं टॉलमी द्वितीय के नाम से प्रश्न आ जाता है। तो टॉलमी द्वितीय कहाँ के राजा थे? जिन्होंने बिंदुसार के साथ जो है विदेश संबंध इन्होंने अपनाया था। तो भैया मिस्र के राजा थे टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। इन्होंने एक व्यक्ति को इनके यहाँ पर भेजा था राजदूत बनाकर। उस व्यक्ति का नाम था डायनोसिस। उस व्यक्ति का नाम क्या था दोस्तों? डायनोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो भैया मिस्र के राजा थे टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, या तो फिलाडेल्फस याद रखो, टॉलमी द्वितीय याद रखो। इन्होंने एक व्यक्ति को यानी डायनोसिस को, राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। जिस प्रकार से देखो, जिस प्रकार से मेगास्थनीज आया था किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, वैसे बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? डायनोसिस आया था। आई होप ये क्लियर होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। सीरिया के भी एक शासक थे जिनका नाम था एंडियोकस। सीरिया के जो शासक थे उनका नाम था एंडियोकस। और एंडियोकस से बिंदुसार ने 3 चीजों की डिमांड की थी, और वो 3 चीजें थी सूखे अंजीर, अंगूरी शराब और दार्शनिक की डिमांड की थी। और इतिहास ये बताता है दोस्तों कि ये 2 चीजों की तो डिमांड पूरी हो गई थी, परंतु ये जो दार्शनिक मांगा गया था इनके दरबार के लिए, बिंदुसार ने जो मांगा था, इसको मना कर दिया गया था। क्योंकि ये जो एंडियोकस है भैया, ये एंडियोकस के सिस्टम में ऐसा था कि कोई भी दार्शनिक को किसी दूसरे राज्य में भेजा नहीं जा सकता, यानी किसी दूसरे राजा के दरबार में हमेशा के लिए नहीं भेजा जा सकता। तो ये 3 चीजों की डिमांड की थी, 2 डिमांड पूरी हुई। कहा यह जाता है कि इन्होंने भी लास्ट में अपने अंतिम समय में उपवास पद्धति के द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त की थी, और 273 बीसी में इनका मृत्यु हो गया था। यानी 298 में इनका जो है इन्होंने राज्यारोहण किया, शासन अपनाया, और 273 में इनका शासन समाप्त हुआ और इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्हीं के बेटे थे बच्चों अशोक। तो यानी अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम लोग अशोक के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइए अब अशोक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए, अशोक का जो शासन काल है बच्चा, वो 273 बीसी से लेकर 232 बीसी तक माना जाता है। देखिए, एक्चुअली में इनका जो शासन काल है 269 माफ कीजिएगा 269 बीसी से, ठीक है, शुरू होता है। आप लोग यहाँ देखिए, 269 बीसी में राजा बनता है अशोक, जो पहले अवंती यानी कि मध्य प्रदेश का क्या था? राज्यपाल था। कहीं कहीं ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि राजा बनने से पहले वो कहाँ का राज्यपाल था, वो या किस क्षेत्र में कार्यरत था। तो देखिए, एक बात याद रखिएगा कि अशोक
के साथ ऐसा माना जाता है बहुत सारे पुराणों में कि उसके कुल और बहुत सारे भाई थे, यानी 99 भाई। मैंने अभी आपको पीछे बताया था ना कि अपने 100 भाइयों की हत्या की थी। तो बहुत सारे पुराणों में ऐसा कहा भी गया, बहुत सारे पुराण इसको मना भी करते हैं कि नहीं, अस्वीकार करते हैं। परंतु कहा जाता है ये जो 273 से 269 ये जो 4 वर्ष का समय लगा, ये 4 वर्ष का समय इसीलिए लगा क्योंकि उसकी इन 4 वर्षों में अपने सभी भाइयों से लड़ाई हुई और उसने उन सभी भाइयों की हत्या की और हत्या करके वो क्या बना, राजा बना। तो ऐसा माना जाता है कि इन्होंने असली इनका जो शासन काल है वो 269 बीसी में शुरू किया। याद रहेगा। आइए, कुछ उपाधि इन्होंने धारण की थी। जैसे आप प्राकृत भाषा में उसको कहा जाता है देवनामप्रिय और प्रियदर्शी। क्या कहा जाता है? प्रियदर्शी, यानी प्रियदर्शी। प्रियदर्शी मतलब जो देखने में प्रिय लगे, अच्छा लगे। देवनामप्रिय मतलब जो देवताओं का प्रिय हो। तो प्राकृत भाषा में देवनामप्रिय और प्रियदर्शी उपाधि इन्होंने धारण की, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। बहुत सारे अभिलेखों से इस बात का पता चलता है। किस अभिलेख से ये पता चलता है कि अशोक का नाम अशोक था? ये प्रश्न बहुत तेज आता है। तो मास्की और गुर्जरा, ये जो 2 अभिलेख हैं, इससे पता चलता है कि इनका नाम अशोक था। ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो अशोक का सबसे प्रमुख शासनकाल, यानी कि जब 9वां वर्ष था उसके शासन का, तो उसने एक युद्ध लड़ा था, कलिंग युद्ध लड़ा था। वर्तमान में कलिंग को हम लोग क्या कहते हैं? उड़ीसा कहते हैं। ये भी कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, तो इसको याद रखिएगा। 261 बीसी में कलिंग युद्ध के पश्चात उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। कहा जाता है 1 से 1.5 लाख लोग इसमें मारे जाते हैं। और जब वो आता है रणभूमि में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा युद्ध भी नहीं किया था, उसके सेनापति पूरा संभालते हैं, परंतु जब वो रणभूमि में आता है तो उसका मन एकदम व्यथित हो जाता है और उसके बाद वो कहता है कि मैं जिंदगी में कभी युद्ध नहीं करूंगा, और वो धम्म स्वीकार कर लेता है, अर्थात बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है। और उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु से वो दीक्षा प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों। 261 ईसा पूर्व यानी कि 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग कहाँ का क्षेत्र है? तो बच्चा, कलिंग उड़ीसा का क्षेत्र। इतना क्लियर है? अच्छा, इस चीज का वर्णन कहाँ पर है? तो अशोक के 13वें अभिलेख में इस चीज का, यानी 13वें शिलालेख में उसका वर्णन किया गया। अशोक के द्वारा लिखा हुआ जो 13वां शिलालेख मिला है, उसमें इस चीज का वर्णन किया गया। ये बहुत बार प्रश्न में आता है। इसके बाद जो पूछता है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इसने क्या किया। तो देखो बच्चा, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इसने बहुत सारी संगीतियां कराई। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तो बहुत सारी इन्होंने संगीतियां कराई थी। हालांकि इसमें सबसे प्रमुख ये मिलता है कि इसने अपने बच्चों को, महेंद्र लड़का था और संमित्रा जो लड़की थी, इन्होंने उनको श्रीलंका भेजा था। क्या करने के लिए? इसी बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तथा इसके साथ साथ इनके यहाँ पर बहुत सारे जितने भी अशोकिया जो मेंबर्स होते थे, यानी कि उनकी जो सभा में बैठे हुए लोग होते थे, बहुत सारे लोगों को ये विदेश यात्रा पर भेजता था। और घूमने नहीं भेजता था भैया, वो भेजता था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, क्योंकि बुद्ध धर्म से इसका विशेष नाता हो गया था। ठीक है, इसका अशोक का। कहा यह जाता है कि अशोक के बाद इनके मतलब यही 3 राजा जो थे, कौन? तो सबसे पहले बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसके बाद करें बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद बिंदुसार का लड़का कौन? अशोक। तो ये 3 ही राजा जो थे वो सबसे प्रमुख राजा थे मौर्य वंश में, और कहा जाता है जिसमें कि अशोक सबसे प्रतापी राजा था। इसके बाद लगभग 5 दशक तक इन लोग का वो चलता है। देखिए 200 ये देखिए इनका मृत्यु कब हुआ? 232 बीसी, यहाँ पर 232 बीसी में इनका मृत्यु होता है। और कहा जाता है कि ये जो समाप्त हुआ था आपका मौर्य वंश, ये 185 में समाप्त। हम लोग पीछे पड़ चुके हैं, अभी आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत सारे शासक आए, लेकिन ना सब दुर्बल शासक थे, या फिर कह लो कि बहुत ज्यादा उनका इतिहास में वर्णन नहीं है। अब काम नहीं किए होंगे तो वर्णन नहीं होगा, इसलिए कहा जाता है 185 बीसी में एक व्यक्ति था इन्हीं के वंश का सेनापति, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, इसी व्यक्ति ने, अच्छा ये क्या था? ये मौर्य वंश में जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसका सेनापति था। बृहद्रथ जो राजा था वो मौर्य वंश का सबसे अंतिम राजा था। इसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, और इसी ने इनकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। और हत्या करने के पश्चात इसने शुंग वंश की स्थापना कर दी थी।
यानी कि शुंग वंश इसके बाद हम लोग को पढ़ना है, परंतु इसके बाद एक और वीडियो बनेगा जो बनेगा मौर्य साम्राज्य के प्रशासन व्यवस्था पर, क्योंकि ये एक केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था थी, राजा के इर्द गिर्द पूरा प्रशासन घूमता था और प्रशासन व्यवस्था से बहुत सारे प्रश्न बच्चों आते हैं वनडे एग्जाम, तो हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है मौर्य प्रशासन, और उसके बाद मौर्य प्रशासन में हमको पढ़ना है कि अशोक ने और कौन कौन सी मतलब लोगों को भेजा था बाहर यात्रा के लिए, और किस किस अभिलेख उसका वर्णन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। फिलहाल इस वीडियो को छोटा ही रखते, इतना ही रखते हैं, और आपको प्रमुख प्रमुख बातें इसमें से आई होप पता चल गई होंगी, चीजें हाईलाइट मैंने कर दी है। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इन सभी चीजों का, और नोट्स बनाते रहिए और बढ़िया से प्राचीन इतिहास को पढ़ते रहिए। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जहां हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय व्यवस्था मौर्य साम्राज्य का। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।